अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बायोलॉजी। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर हम बहुत अच्छे से और डिटेल से कवर करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर जो कि आपके पास रिसेंट ईयर के अंदर ऐड किया गया था एमटीकेट में। तो इस चैप्टर से बहुत से एमसीक्यूज आए भी हुए हैं और इस साल भी आपके पास बहुत सी चांसेस हैं कि बहुत एमसीक्यूज आए इस चैप्टर से। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली किडनीज, नेफ्रॉन्स और किडनी के बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर से होते हैं, किडनी कैसे काम करती है उससे रिलेटेड है। बट क्योंकि ये आपके पास बेसिक चीज़ें हैं आज के लेक्चर के अंदर, तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम आगे वाले डिटेल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो। सो आज से ये पैटर्न देख लें, जब भी बायोलॉजी का लेक्चर होगा आपके पास इसी तरीके से होगा। मैं यहाँ पर आपको टॉपिक भी दिखाऊंगा कौन कौन से हम कवर कर चुके हैं और कौन कौन से हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो चीज़ें बायोलॉजी बहुत थ्योरिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई जो मोस्ट सी चीज़ें मैं आपको नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप पंजाब से हैं, फेडरल से हैं, सिंध से हैं या केपीके से हैं, जो भी चीज़ें हम साथ कवर करते जाएंगे। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम 4 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक से। फर्स्ट आपके पास होम्योस्टेसिस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। बहुत बेसिक है, लेकिन ये बेसिक आपको काम आएगी जब हम किडनी को एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। दैट्स वाई इसको अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट है दैट इज होम्योस्टेसिस को डिफाइन करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। देन हम मेजर इंटरनल वेरिएबल्स क्या होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और होम्योस्टेसिस उसे कैसे मेंटेन रखता है वो भी हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे हम होम्योस्टेसिस के एमसीक्यूज की। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले होम्योस्टेसिस, आपको पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। मैं यहाँ पर बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और बहुत ही मैं बच्चों की तरह आपको यहाँ पर समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास 2 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। एक तो आपके पास नज़र आ रहा है होम्यो। तो होम्यो जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? होम्यो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और स्टेसिस का क्या मतलब होता है? स्टेसिस का मतलब आपके पास ये होता है कि स्टैंडिंग। ठीक है, बाहर कुछ भी हो जाए लेकिन अंदर वो चीज सेम ही रहे, दैट वाइज सेम स्टैंडिंग, यानी सेम स्टेट को मेंटेन करना। अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में लिखूं तो आपके पास जो होम्योस्टेसिस है इसका मतलब है सेम स्टेट में मेंटेन रखना। सेम स्टेट में मेंटेन रखना। सही है, तो ये है आपके पास होम्योस्टेसिस का बेसिक। अब डेफिनेशन देखें कि होम्योस्टेसिस जो आपके पास है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सिंपली मैं आपको बताना चाहूँ, जो आपके पास होम्योस्टेसिस है, एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जिसे वो अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, जिसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है जो उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसे स्टेबल रखता है। चाहे बाहर का जो एनवायरनमेंट हो कितना भी चेंज क्यों ना हो, लेकिन वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा स्टेबल रखेगा। इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, सही है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ होम्योस्टेसिस का। लाइक गर्मी में बॉडी का टेम्परेचर जो होता है आपके पास कितना होता है?
37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस, ये आपके पास क्या है, होम्योस्टेसिस है। आपकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस होती है। गर्मी में बाहर चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो बॉडी मेंटेन करके रखती है, वो आपके पास मेंटेन करके रखती है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप कोल्ड सीजन में देखेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। चाहे बाहर ठंड हो, कोल्ड हो, तब भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। चाहे हॉट हो बाहर, तब भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। आखिर ये चेंज क्यों नहीं होता? इसका रीजन यही है, होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। सही है। अब आगे देखें, व्हाई होम्योस्टेसिस इज इम्पोर्टेंट। हम क्यों पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस को? तो बेसिकली आपके पास क्या करता है, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से? फ्रॉम हार्मफुल एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। अब जो फ्लक्चुएशन है आपके पास, इसका मतलब होता है चेंजिंग। बाहर की जो चेंजिंग होती है इन्वायरमेंट के अंदर, उससे बॉडी को बचाने के लिए, वो प्रोटेक्ट करने के लिए होम्योस्टेसिस बॉडी मेंटेन रखती है, ठीक है। अब नीचे आप देखें, मैं आपको ये बेसिकली शो कर रहा हूँ कि आपके पास कैसे बॉडी मेंटेन रखती है। अगर होम्योस्टेसिस हमारे अंदर ना हो तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सटर्नल चेंजेस रखे हैं। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट आपके पास है, दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली द हाई टेम्परेचर। के पास क्या है? हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर में देखें तो क्या होता है, अगर आपके पास होम्योस्टेसिस हो तो हाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी के अंदर बॉडी क्या करती है, स्वीटिंग करती है, ठीक है। स्वीटिंग की वजह से हमें कूलअप महसूस होता है, फील होता है। अगर होम्योस्टेसिस नहीं होता तो बॉडी ओवरहीट हो जाती। और आप पढ़कर आए होंगे एफएससी के अंदर, अगर आपके पास जो है ओवर हीटिंग हो जाती है, आपके पास अगर ओवर हीटिंग हो जाती है तो क्या होता है आपके पास, बेसिकली एंजाइम्स जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज एंजाइम्स भी आपके पास क्या है, एक तरह की प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो एंजाइम्स डीनेचर होना स्टार्ट कर जाते हैं, और अगर वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके पास क्या होती है, सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है तो आपके पास ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हार्ट फेल हो जाए तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा आपके पास देख रहे हैं कितनी होम्योस्टेसिस जरूरी है। सिमिलरली हम बात करते हैं आपके पास लो टेम्परेचर की। अगर आपके पास लो टेम्परेचर हो बाहर तो क्या होता है लो टेम्परेचर के अंदर? हाँ जी, देखिए लो टेम्परेचर का मतलब है ठंड हो। ऐसा होता है ना कोल्ड सीजन के अंदर, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, यानी ठंड हो जाती है। और जब ठंड हो जाती है, हम हमारी बॉडी क्या करती है, शिवरिंग करती है। शिवरिंग करती है ना, तो शिवरिंग क्यों करती है, शिवरिंग इसलिए करती है ताकि मसल जो है वो हीट अप जनरेट करें, ताकि बॉडी को हीट मिलती रहे और टेम्परेचर कितना मेंटेन रहे, टेम्परेचर आपके पास जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो प्रोसेस हो रहा है होम्योस्टेसिस का, वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास लो टेम्परेचर यानी कोल्ड सीजन में हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस ना हो, विदाउट होम्योस्टेसिस, तो बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी फ्रीज हो जाएगी। तो फ्रीज होने की वजह से डेथ हो जाएगी। चाहे आप टेम्परेचर को कम करें या बढ़ाएं, बट एक सर्टेन लिमिट से मैं बात कर रहा हूँ। एक सर्टेन लिमिट से आप टेम्परेचर को कम करें या एक सर्टेन लिमिट से उसको बढ़ाएं, इंक्रीज करें, आपके पास दोनों में एंजाइम्स को क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। एंड एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे या वो डेथ हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैंने आपको ये पूरी सीरीज बताई है कि कैसे डेथ हो जाती है पेशेंट की। लास्ट पर बात करते हैं मोर वाटर इनटेक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम ज्यादा पानी पीते हैं, मोर वाटर इनटेक करते हैं, तो अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो पानी कहाँ जाएगा, बॉडी कहाँ करेगी। इसीलिए होम्योस्टेसिस जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है प्रोसेस, जिसकी वजह से, होम्योस्टेसिस की वजह से ये पानी जो है वो किडनी के थ्रू
रिमूव होता है, आपके पास बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली किडनी जो है वो इस एक्सेस वाटर को रिमूव कर देती है बॉडी से जब भी हम ज्यादा पानी पिए। अगर आपके पास होम्योस्टेसिस ना होता, विदाउट होम्योस्टेसिस होता, तो ये पानी कहाँ जाता? बाहर तो नहीं जाता। अगर बाहर नहीं जाता तो आपके पास आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो होते हैं सेल्स। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो ये पानी जो है आपके पास, ये पानी जो है आपके पास, वो क्या करता? वो इन सेल्स के अंदर जाता। कहाँ जाता? सेल के अंदर जाता। और जब आपके पास ये पानी सेल के अंदर जाता तो एक सर्टेन लिमिट के अंदर ये सेल आपके पास क्या हो जाता? ये बढ़ा जो, ये बेसिकली हम कहते हैं सेल फूल जाता, या आपके पास वो फूल फूल कर क्या हो जाता? बर्स्ट हो जाता। तो देखिए एक सर्टेन शेप यहाँ पर वाटर देखें तो बेसिकली जो एक्चुअल इसकी शेप थी सेल की वो ये थी, लेकिन वाटर के अंदर आने से सेल क्या हो गया आपके पास? एक्सपांड हो गया। लेकिन अगर ज्यादा वाटर हम इनटेक करते रहेंगे तो ज्यादा पानी अंदर जाता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक ना एक लिमिट के बाद ये वाटर जो, ये बेसिकली सेल जो है वो क्या कर जाएगा आपके पास? ये बताएं मुझे। नहीं पता? कोई बात नहीं, यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास है वो सेल जो है वो क्या कर जाएगा आपके पास? बर्स्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा आपके पास? बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास बर्स्टिंग की वजह से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये आपके पास थर्ड मैंने एक चेंज बताया, क्यों होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट है और अगर नहीं है तो क्या होगा। सिमिलरली अगर हम कम पानी पीते हैं, अगर हम कम पानी पीते हैं तो क्या होता है? अगर हम कम पानी पीते हैं तो होम्योस्टेसिस के थ्रू क्या होता है? किडनी वाटर को कंजर्व करती है। कंजर्व का मतलब होता है बचा के रखती हैं। ठीक है, लाइक हमारे घर के अंदर या आप देखते हैं जो लोकल घर होते हैं, वहां पर क्या होता है कि जब पानी नहीं आता तो वो बेसिकली टैंक्स के अंदर वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। सिमिलरली अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस प्रोसेस के थ्रू बॉडी अपना वाटर लेवल मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास किडनी कंजर्व करके रखती है, बाकी और भी ऑर्गेनल्स हैं वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस ना हो तो क्या हो जाएगा? सेल श्रिंक होना स्टार्ट कर जाएगा। अब सर सेल श्रिंक से क्या मतलब है? अगर आपके पास, अगर आपके पास पानी ना हो, अगर आपके पास पानी कम हो या ना होने के बराबर हो तो आपके पास सेल क्या हो जाएगा? सुकड़ जाएगा। ठीक है, श्रिंक हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास ये एक्चुअल साइज है इसकी, तो ये आपके पास देखें ये श्रिंक हो चुका है इससे, तो इसकी वजह से भी आपके पास बॉडी को फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल एक्सटर्नल चेंजिंग्स। ठीक है, ये आपके पास कुछ चीजें थी कि क्यों होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे दैट इज मेजर इंटरनल वेरिएबल्स। कौन कौन से इंटरनल वेरिएबल्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं मेंटेन रखना। तो जो मेजर इंटरनल वेरिएबल्स हैं वो हम उन्हें मेंटेन करके रखते हैं किसी खास लिमिट के अंदर। वो आपके पास बॉडी में ये तीन चीज़ें हमेशा एक फिक्स रेंज में मेंटेन होती हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है? वाटर होता है, डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स होते हैं और टेम्परेचर होता है। ये एक नैरो रेंज के अंदर आपके पास मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज इनकी क्या होती है? बेसिकली जो वाटर होता है वो 60% ऑफ द बॉडी वेट होता है। ठीक है, 60% ऑफ द बॉडी वेट, ये चीज भी आप याद रखें। और वाटर के बाद हम बात करते हैं डिजॉल्व सॉल्यूट की। तो डिजॉल्व सॉल्यूट की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है। आप मेडिकल में जब आओगे, डॉक्टर बनोगे, तो वहां पर आपको जब बुक्स दिए जाएंगे तो वहां पर आप देखोगे हर एक सॉल्यूट की एक आपके पास स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है। अगर वो उस कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए तब भी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। टेम्परेचर की बात करें
तो आपके पास जो टेम्परेचर होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है, से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक रेंज मेंटेन करके रखती है बॉडी। ठीक है, अगर हम मेंटेन ना करें तो क्या होगा? क्वेश्चन आता है यहाँ से एमसीक्यूज में, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा? तो आपके पास बेसिकली ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब वाटर की बात करता हूँ कि वाटर आपके पास अगर मेंटेन ना हो तो क्या होगा? अगर वाटर की लेवल आपके पास कम हो जाए तो आपके पास होगा डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा आपके पास? डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की अमाउंट क्या हो जाए आपके पास? कम हो जाए। और ओवर हाइड्रेशन का मतलब जब आपके बॉडी के अंदर वाटर बढ़ जाए तो भी आपके पास हम उसे क्या कहते हैं? ओवर हाइड्रेशन। अगर होम्योस्टेसिस ना हो तो आपके पास क्या होता है? वो भी सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ठीक है, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट की बात करें, अगर हम इसे मेंटेन ना करें तो क्या होगा? हम अगर इसे मेंटेन ना करें तो आपके पास सेल श्रिंक कर जाएगा या तो वो स्वेल कर जाएगा जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, टेम्परेचर की बात करूं, अगर आपके पास टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा बॉडी में? बॉडी में हो जाएगा हाइपोथर्मिया। ठीक है, अब इसमें आपके पास हाइपोथर्मिया हो जाता है। अगर टेम्परेचर 37 से बढ़ जाए तो आपके पास क्या होगा? हाइपरथर्मिया हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं मेडिकल टर्म्स के अंदर, यहाँ पर दो वर्ड होते हैं, एक होता है हाइपो, दूसरा होता है हाइपर। जो हाइपो होता है इसका मतलब क्या होता है? हाइपो का जो मतलब होता है आपके पास, इसका मतलब होता है लोअर। ठीक है, और हाइपर का मतलब होता है हायर। दूसरा जो आपके पास वर्ड इसके अंदर मेंशन किया गया है दैट इज थर्मिया। और थर्मिया तो आपको पता है क्या होता है आपके पास? थर्मल। थर्मल यानी हीट, हीट यानी टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो हाइपरथर्मिया, अगर टेम्परेचर लोअर हो तो आपके पास क्या होगा? हाइपोथर्मिया होगा। ठीक हो गया। आगे ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस कंट्रोल। अब बात करते हैं होम्योस्टेसिस कंट्रोल की कंपोनेंट्स की। ठीक है, स्टार्ट करें? चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट आपके पास आता है आपके बॉडी के अंदर वो कौन सा है? वो है आपके पास रिसेप्टर। ठीक है, वो है आपके पास रिसेप्टर। रिसेप्टर्स बेसिकली आपके पास सेंसर्स मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ जो कि आपके पास क्या करते हैं? कोई भी चेंजिंग जो आती है उसे डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट द चेंजिंग्स। ठीक है, ये चीज अच्छे से आप नोट कर लें। ठीक है, तो आपके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं क्या करते हैं? सेंस करते हैं। क्या करते हैं ये आपके पास? सेंस करते हैं। ये आपके पास जो है वो सेंस करते हैं। किस चीज को सेंस करते हैं? ये सेंस करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है और बॉडी के बाहर चेंजिंग क्या आ रही है, इन दोनों को जो डिटेक्ट करता है वो करता है रिसेप्टर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कौन सा है, वो होगा आपके पास रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर के बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो क्या है? वो है आपके पास कंट्रोल सेंटर। अब नाम से जाहिर है कि कंट्रोल सेंटर जो कि कंट्रोल करे। ठीक है, तो रिसेप्टर के बाद जो चेंजेस आई हैं वो कहाँ पर भेजी जाती हैं? वो आपके पास भेजी जाती हैं कंट्रोल सेंटर के पास। ठीक है, तो सेकंड जो आपके पास आता है यहाँ पर वो आता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करता है? ये बेसिकली कंपेयर करता है एक सेट पॉइंट को, नॉर्मल वैल्यू। ठीक है,
कंट्रोल सेंटर क्या करता है, जो चेंजिंग आई ही है, मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो जो चेंजिंग आपके बॉडी के अंदर आई है, ठीक है, वो उसको कंपेयर करता है किस चीज से, वो उसको कंपेयर करता है बेसिकली आपके पास एक सेट पॉइंट से। किससे? सेट पॉइंट से। सेट पॉइंट का मतलब है नॉर्मल जो वैल्यू है उससे कंपेयर करता है। अब सर इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर था, मैं ये एक्सप्लेन करता रहूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता, ठीक है। तो अगर आपके पास चेंजिंग आई है टेम्परेचर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर जो है आपके बॉडी के अंदर वो 30 आपके पास लाइक 39 हो चुका है, 39 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर बॉडी क्या करेगी, कंट्रोल सेंटर के अंदर सेंड करेगी कि अब भाई आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 39 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अब ये जाएगा कंट्रोल सेंटर में। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इस 39 डिग्री सेल्सियस को क्या करेगा, ये बेसिकली कंपेयर करेगा। सर किससे कंपेयर करेगा? नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करेगा। और नॉर्मल वैल्यू आपने क्या बताई है, 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इससे कंपेयर करेगा और देखेगा कि हाँ वाकई आपके पास जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, 37 से बढ़ चुका है। तो उसके केस में क्या होगा आपके पास, से हम क्या, इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो अभी भी मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो जब इंक्रीज कर जाए, हायर हो जाए, तो हम यूज करते हैं हाइपर। अब क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है तो हम कहते हैं हाइपर थर्मिया हो चुका है। अब इसके केस में बॉडी क्या चेंजिंग करेगी, बॉडी क्या डिसीजन लेगी, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक आप इतना याद रखें कि कैसे काम होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, कंट्रोल सेंटर बेसिकली कंपेयर करता है। विथ सेट पॉइंट्स। सेट पॉइंट का मतलब है नॉर्मल जो वैल्यू है उससे कंपेयर करता है। कैसे करता है वो मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल सेंटर होता है इसको हम बेसिकली कहते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर इंटीग्रेटर है। क्या आपके पास इंटीग्रेटर, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी जो घर है या आपके घर में सबसे जो बड़ा होता है वो आपका फादर होता है, ठीक है, आपका आपके फादर होते हैं। तो आपके फादर जो है वो इंटीग्रेटर है आपके होम के। वो ही डिसाइड करेंगे कि आपको घर में क्या चेंजिंग होनी है, कोई चीज़ कहाँ रखनी है, ठीक है, मेनली आपके फादर ही डिसाइड करेंगे। तो सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी एक इंटीग्रेटर होता है जो कि डिसीजन लेता है। वो कौन लेता है? कंट्रोल सेंटर होता है, इसे हम इंटीग्रेटर कहते हैं। और ये इंटीग्रेटर में क्या करता है बेसिकली, ये डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है, ठीक है, क्या करता है, डिसाइड्स करता है। आपके पास सेकंड कंपोनेंट जो था वो कंट्रोल सेंटर था, फर्स्ट कंपोनेंट जो था रिसेप्टर था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो नेक्स्ट चीज के अंदर देखते हैं हमें हमें क्या करना है। अब हमारे पास आता है लास्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो वेट कर लें, इसको सही कर दें, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कंपोनेंट की तरफ। जो थर्ड कंपोनेंट होता है आपके पास, अब डिसाइड तो कर लिया, अब कौन जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स के लिए आपके पास होते हैं इफेक्टर्स, रिसेप्टर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इफेक्टर की। EFFECTOR, ठीक है, इफेक्टर। इफेक्टर क्या करते हैं आपके पास, ये बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं रिस्पॉन्सेस को, प्रोड्यूस करते हैं करेक्टिव रिस्पॉन्सेस को। आगे चलकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, कैसे काम करती है बॉडी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर कम होता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इफेक्टर बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली एक्ट करते हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है कि ये करो, तो वो ये करते हैं आपके पास। तो ये क्या करते हैं, ब्रिंग्स बैक टू नॉर्मल। अगर टेम्परेचर बढ़ चुका है, 39 हो चुका है, तो डिसाइड करेगा कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर के क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा आपके पास इन इफेक्टर्स को। अब यही इफेक्टर आपके पास क्या करते हैं, इसी टेम्परेचर को वापस लाते हैं नॉर्मल के, नॉर्मल कर देते हैं, जो कि आपके पास है 37 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद क्या हो जाता है आपके पास,
इसके बाद जो है वो होम्योस्टेसिस वापस रीस्टोर हो जाती है। होम्योस्टेसिस रीस्टोर, वापस आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम कर पाती है। तो देखिए कितना ज़रूरी है ये होम्योस्टेसिस। विदाउट दिस वी कांट सर्वाइव इवन अ सिंगल सेकेंड। सही है। तो ये आपके पास 3 कंपोनेंट होते हैं होम्योस्टेसिस के, जो कि होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रिसेप्टर क्या करते हैं, मैं अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके पास, ये बेसिकली चेंज डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक इसका कुछ एग्जांपल दे दूं आपको, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं लाइक आपकी स्किन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। स्किन में टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपके पास क्या है, एक तरह के रिसेप्टर के टाइप है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कुछ रिसेप्टर्स के अंदर, टॉपिक के अंदर, लेकिन यहाँ तक आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक। आगे कंट्रोल सेंटर क्या करता है, सेट पॉइंट से कंपेयर करता है, रेस्पॉन्स डिसाइड करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इसके अंदर हम लाइक अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो आपके पास हाइपोथैलेमस मेंशन कर देता हूँ। तो क्या एक ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद आगे आपके पास इफेक्टर्स आ जाते हैं। इफेक्टर्स क्या करते हैं, आपके पास रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इनके एग्जांपल में अगर आप मेंशन करना चाहें तो आपके पास आ जाते हैं स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है। आपके पास आ जाते हैं मसल्स। ये दो आपको पता होने चाहिए इफेक्टर्स, ठीक है। ये आपके पास कंपोनेंट्स हो चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके पास दो प्रोविंस है, एक बलूचिस्तान है और दूसरा सिंध है। इन दोनों बच्चों के लिए आपको बता दूं, पीटीपी के अंदर लिखा हुआ है जो नॉर्मल वैल्यू होती है वेरिएबल की, हम उसे क्या कहते हैं, सेट पॉइंट कहते हैं। तो बच्चे इस वेरिएबल से आप कंफ्यूज ना होना कि सर वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल बेसिकली आपके पास मैंने बता दिए थे इंटरनल वेरिएबल्स, ये वाले, ठीक है। ये मैथमेटिक्स वाले नहीं है, ये आपके पास प्रोग्रामिंग वाले वेरिएबल्स नहीं है। ये बेसिकली आपके पास होम्योस्टेसिस वाले वेरिएबल है, जो कि आपको 3 ही याद रखने हैं, वाटर, डिसॉल्व्ड सोल्यूट एंड टेम्परेचर। ये तीनों आपको याद रखने हैं। बस आपके बुक के अकॉर्डिंग ये तीनों याद रखने हैं। तो आपके पास जो नॉर्मल वैल्यू होती है इन वेरिएबल्स की, हम उन्हें क्या कहते हैं, सेट पॉइंट कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो सिंथ टेक्स्ट बुक वाले हैं उनके लिए बता दूं कि एक्सक्रीशन जो होता है प्रोसेस बॉडी के अंदर, तो एक्सक्रीशन क्या करता है, एक्सक्रीशन आपके पास 3 चीजें करता है। नंबर 1, ओस्मोटिक बैलेंस करता है। ओस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है, आयोनिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है, और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इन एसटीबी वालों बच्चों के लिए, सिंध वाले बच्चों के लिए बता दूं, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सक्रीशन प्ले रोल्स इन विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन ए ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है, ऑप्शन 2 आयोनिक बैलेंस में काम करता है, ऑप्शन 3 एसिड बेस बैलेंस में काम करता है। तो आपको पता होगा तभी आप चूज कर पाओगे। ये आपकी बुक की पॉइंट से आप इन्हें अच्छे से याद रखें, ठीक है। सही है। चलें। तो यहाँ पर मुझे अब बेसिकली उन कंपोनेंट्स जो मैंने बताए थे ना ऊपर आपको, अब उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर दूंगा, आप उन्हें अच्छे से समझें। उसके बाद मुझे यकीन है आगे चलकर जब हम फीडबैक पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगी। बट इसको अच्छे से समझना है। मैं लेता हूँ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। अब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर हम लेते हैं एक सीन को, ठीक है। कोई भी सीन देते हैं भाई,
आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है। तो सिनेरियो 1 कर लेते हैं हम। इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं आपके पास, आए भी हुए हैं पास पेपर के अंदर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, गर्मी के अंदर क्या होता है आपके पास, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर। अगर आपके पास गर्मी है तो बाहर का टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी को क्या चेंजिंग करनी पड़ती हैं और कैसे चेंजिंग करती है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब एमसीक्यूज आते हैं तो इस तरीके से आते हैं, आपके पास ये ऑप्शन बना हुआ होता है, यहाँ कुछ लिखा होता है, फिर एरो होता है, फिर यहाँ पर कुछ लिखा होता है, फिर एरो होता है, फिर यहाँ कुछ लिखा होता है, फिर एरो होता है। तो इस टाइप के एमसीक्यूज मैंने बहुत से देखे हुए हैं, आपके पास इस चैप्टर से आए हुए हैं। दैट्स वाई ये सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मैंने टेम्परेचर का बताया, आप वाटर का कंपेयर करोगे तब भी आपके पास ये सेम ही चलेगा, आप सोल्यूट का कंपेयर करोगे तब भी ये सेम ही चलेगा, बट इसको आप अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बॉडी है, इसका नाम हम कर देते हैं, इसका नाम है आपके पास, क्या नाम का है, इसका नाम है आपके पास फैसल साहब। ठीक है, अब ये एक बच्चा है फैसल, जो कि क्या करता है आपके पास, बेसिकली खड़ा हुआ है बहुत ही ज़्यादा गर्मी के अंदर। ठीक है, ये आपके पास सूरज है, सपोज करें अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर होगा बॉडी का, उसके क्या होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जो बाहर का है, अगर हम कहें तो आपके पास क्या है, तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करें 50 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्या है, गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा क्या आपके पास गर्मी है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, बॉडी क्या चेंजिंग करेगी, हाँ जी बताएं। तो चलिए देखें, सबसे पहले आप देखें ये जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है आपके पास वो राइज हो चुका है आपके पास, या राइजेस टू ऐसे समझिए चले 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये जो चेंजिंग आई है ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास एक चेंजिंग है, ये आपके पास क्या है, चेंजिंग है। और पंजाब की बुक के अंदर चेंजिंग को लिखा जा गया है फ्लक्चुएशन। ठीक है, एक ही चीज है। तो अब जब आपके पास चेंजिंग हुई, फ्लक्चुएशन आई, तो ये क्या होगा, बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन में क्या होते हैं आपके पास, रिसेप्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर। तो स्किन रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके पास, वो क्या करेंगे, जी सेंस करेंगे। तो आपके पास जो स्किन रिसेप्टर है वो सेंस करेंगे टेम्परेचर की चेंजिंग को। स्किन रिसेप्टर्स सेंसेस या डिटेक्ट करेंगे हीट की चेंज को, या जो आपके पास हीट बढ़ी है, राइज हुई है, उसको आपके पास सेंस करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा आपके पास, आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंटर की तरफ चले जाएगा वो मैसेज, कंट्रोल सेंटर में। तो कंट्रोल सेंटर आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है ब्रेन, और ब्रेन का एक पार्ट हम लेते हैं जो कि आपके पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या करता है, ये कंपेयर करता है किस चीज को, ये कंपेयर करता है 45 डिग्री सेल्सियस को विथ 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपके पास क्या होती है, एक सेट पॉइंट होती है पीटीपी बुक के अकॉर्डिंग, जिसे हम नॉर्मल वैल्यू भी कहते हैं, नॉर्मल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल सेंटर ने देखा कि भाई जो टेम्परेचर था वो 37 होना चाहिए था, बट ये तो 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है, टू हॉट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको कूल डाउन करना है। तो कूल डाउन करने के लिए क्या करेगा ये कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर करेगा कि अब हम जाएंगे, ये मैसेज सेंड करेंगे इफेक्टर पाई के साथ।
तो आपके पास इफेक्टर भाई साहब जो है वो अब क्या करेंगे, सारा काम उनके हाथ में है, वो क्या करेंगे। इफेक्टर भाई साहब क्या करेंगे, स्किन के अंदर होते हैं स्वीट ग्लैंड, क्या होते हैं आपके पास, स्वीट ग्लैंड्स होते हैं। तो स्वीट ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे सर, वो प्रोड्यूस करेंगे स्वीटिंग, वो प्रोड्यूस करेंगे स्वीटिंग प्रोड्यूस करेंगे। और स्वीटिंग की वजह से क्या होती है आपके पास, एवापोरेशन होती है, और एवापोरेशन की वजह से क्या होता है आपके पास, कूलिंग होती है। ठीक है, एक तो काम ये करेगा स्वीट ग्लैंड का, और दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम ये करेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये काम करेगा इफेक्टर्स। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल को, आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो वेजो डायलेशन करती है, वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन। तो वेजो डायलेशन की वजह से क्या होता है, हीट लॉस होती है, हीट लॉस होती है आपके पास टू द स्किन, टू द स्किन। देखिए वेजो डायलेशन का मतलब है, अगर आपके पास नॉर्मल वेसल की जो है वो इस तरीके से है, नॉर्मल वेसल जो आपके पास है वो इस तरीके से है, तो वेजो डायलेशन के बाद क्या हो जाती है, ये थोड़ी डायलेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, ताकि आपके पास जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट है वो बाहर आ सके। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हीट बाहर आएगी वेजो डायलेशन की वजह से। तो ये आपके पास एक नॉर्मल वेसल है, नॉर्मल ब्लड वेसल है, और ये आपके पास एक वेजो डायलेटेड ब्लड वेसल है। आप फर्क देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास ये दोनों चलेंगे, एज अ रिजल्ट क्या होगा आपके पास, एज अ रिजल्ट ये होगा कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर बैक टू 37 डिग्री सेल्सियस, वापस आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, कोल्ड के लिए। अगर टेम्परेचर कम हो जाए 37 डिग्री सेल्सियस के, तो क्या हो जाएगा, टू कोल्ड हो जाएगी, टू कोल्ड हो जाएगी तो आपके पास स्विट्जरलैंड का काम होगा अगेन, नहीं होगा। वहां पर आपके पास क्या होगा, मसल्स का काम होगा। ठीक है, चले मैं यहाँ पर आपके पास कर देता हूँ, बट मैं सिर्फ इफेक्टर का बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इफेक्टर का बता रहा हूँ। सिनेरियो 2 कर देते हैं कि भाई अगर टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाए, कम हो जाए, ठंड हो जाए आपके पास। ठीक है, ठंड हो जाए, टेम्परेचर जो है आपके पास वो लो हो जाए, लो एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैं जस्ट बात कर रहा हूँ फैक्टर्स की। ठीक है, तो इफेक्टर्स के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक तो आपके पास काम आएंगे, यहाँ पर आपके पास जो काम आएगा वो आएगा मसल्स। ठीक है, और आपके पास क्या काम आएगा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो मसल्स क्या करेंगे, मसल जो आपके पास होंगे वो बेसिकली शिवरिंग करेंगे, क्या करेंगे, शिवरिंग करेंगे। जब वो शिवरिंग करेंगे तो शिवरिंग की वजह से क्या होगा आपके पास, हीट प्रोडक्शन होगी, और जब हीट प्रोड्यूस होगी, बाहर ठंड होए तो क्या हो जाएगा, वापस टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, वहां पर वेजो डायलेट कर रही थी तो यहाँ पर क्या होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस होगी। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा आपके पास, हीट कंजर्व होगी, हीट जनरेट होगी। ठीक है, हीट बचेगी, हीट बाहर नहीं जाएगी, तो क्या हो गई, हीट कंजर्वेशन हो गई। तो एज अ रिजल्ट टेम्परेचर जो आपके पास है बॉडी का, वो अगेन क्या हो जाएगा, वो अगेन आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, आगे आपके पास है कंट्रोल सिस्टम। देखिए कंट्रोल सिस्टम बहुत ही जरूरी है आपको समझना कि ये होता क्या है। होम्योस्टेसिस रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। का मतलब ये है कि होम्योस्टेसिस को चलाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होना जरूरी है, एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ऊपर आए, यहाँ पर ये जो चीज आप देख रहे हो,
या इट्स बेटर यहाँ पर देखें, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा यहाँ तक, ये प्रोसेस है होम्योस्टेसिस। क्या आपके पास होम्योस्टेसिस है। और इस होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कौन करता है, इसको चलाता कौन है, तो चलाते हैं आपके पास दो सिस्टम्स होते हैं। कौन से? दो सिस्टम्स होते हैं जो इसे चलाते हैं। एक होता है आपके पास नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, और दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होते हैं हम इन्हें देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें कि कंट्रोल सिस्टम आपके पास जो है होम्योस्टेसिस रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं कंट्रोल। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर स्पीड की बात करें कि कितना जल्दी रिस्पॉन्स देता है, तो ये चीज आप अच्छे से नोट करें। जो नर्वस सिस्टम होता है ये फास्ट होता है। फास्ट का मतलब अगर जरी सी भी कील आपको लग गई हाथ में, तो आप जल्दी से हाथ दूर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि नर्वस सिस्टम यहाँ पर रोल प्ले करता है, सेकंड्स के अंदर काम होता है, ठीक है। मेथड की बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आपके पास ये रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, आगे चलकर रिसेप्टर्स पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस पढ़ेंगे। ये सारे जो चीज़ें हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये चीज़ याद रखें कि नर्वस सिस्टम में जो मेथड होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, लाइक आपके हाथ में जरी सी भी की लगे आप दूर कर देते हो, ये रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस हम उसे कहते हैं इनवॉल्यूटरी एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कर जाती है। लाइक कोई आपको जब किस तरीके से बताऊं, लाइक जब आप गाड़ी चलाते हैं, यू आर ड्राइविंग द कार, बट सामने से जब लाइट पड़ती है तेजी से, तो आप क्या कर देते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं, योर आईलिड्स शट डाउन हो जाती हैं, नीचे हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स हुआ ऑटोमेटिकली इनवॉल्यूटरी, ये आपके पास क्या होता है? रिफ्लेक्सेस कहते हैं। और ये नर्वस सिस्टम आपके पास करवाते हैं। शिवरिंग, ठीक है, बॉडी की शिवरिंग जो होती है आपके पास, वो भी आपके पास क्या है? नर्वस सिस्टम करवाता है। स्वीटिंग जो आपके पास है वो भी नर्वस सिस्टम करवाते हैं, ठीक है। स्किन में आपके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके पास जो मैसेज आता है वो न्यूरॉन्स लेकर आते हैं, और न्यूरॉन्स क्या आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू काम करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपके पास है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखें आपके पास, आगे आपके पास है एंडोक्राइन सिस्टम। सर अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? देखिए एंडोक्राइन सिस्टम जो आपके पास होता है, इसकी जो स्पीड की बात करें वो स्लो होता है नर्वस सिस्टम से। तकरीबन मिनट्स टू आवर्स लग जाते हैं इसको रिस्पॉन्स देने में। मेथड की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे, यहाँ पर आपके पास होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन, एसिटाइकोलिन, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं, एसीटीएच, ये सारी आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती हैं, और यही आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं, इंसुलिन आपकी पेनक्रियाज बनाती हैं, ठीक है। थायरोक्सिन, एटीएच, ये सारी हम पढ़ेंगे आगे चलकर, पर ये एग्जाम्पल के तौर पर याद रखें, इनका रोल होता है होम्योस्टेसिस में, ठीक है। मेजर होम्योस्टेटिक प्रोसेस तीन होते हैं, ये चीज भी याद रखिए, आई हुई है पेपर के अंदर। तो इसमें आपके पास मेजर होम्योस्टेटिक जो प्रोसेस होते हैं वो आपके पास तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन होता है, एक आपके पास क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन, दूसरा होता है एक्सक्रीशन, थर्ड आपके पास होता है थर्मो रेगुलेशन। अब ओस्मो रेगुलेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि ओस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास वाटर और सोल्यूट बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। आपकी बॉडी है और उसके अंदर वाटर और सोल्यूट, इन दोनों के बैलेंस मेंटेन करना, इन दोनों को अमाउंट बैलेंस करना, ये आपके पास कहलाता है ओस्मो रेगुलेशन, और ये एक होम्योस्टेटिक प्रोसेस है। कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं? किडनी आपके पास ओस्मो रेगुलेशन करवाती है, स्किन भी ओस्मो रेगुलेशन करवाती है, लंग्स भी ओस्मो रेगुलेशन करवाते हैं। देखिए ये बहुत ही टेबल दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकते हैं कौन से नीचे ऑर्गन्स या सिस्टम से जो कि ओस्मो रेगुलेशन करवाते हैं, कौन से ऑर्गन या सिस्टम है जो कि आपके पास एक्सक्रीशन कराते हैं, कौन से आपके पास ऑर्गन या सिस्टम है जो कि थर्मो रेगुलेशन करवाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है।
और यहाँ पर आप देखिए नीचे एक्सक्रीशन के केस के अंदर कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करना। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट जितने भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको रिमूव करना, हम उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। और इसके ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें आपके पास आ जाता है किडनी आ जाती है, आपके पास किडनी आ जाती है, आपके पास लंग्स आ जाते हैं, आपके पास स्किन आ जाता है, आपके पास लिवर आ जाते हैं, 4 ऑर्गन्स में आ जाते हैं। थर्मो रेगुलेशंस की बात करूँ तो थर्मो रेगुलेशंस के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ही बड़ी-बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन एमडीकेट में आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको वो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में भी आपको बता रहा हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, थर्मो रेगुलेशन क्या है। ठीक है? तो थर्मो रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, और इसमें जो आपके पास इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन्स कौन-कौन से होते हैं इसमें? इसमें आपके पास होते हैं स्किन, इसी तरह हाइपोथैलेमस और मसल्स आ जाते हैं। ठीक है? तो ये सारे जो आपके पास थे आज, ये हमने कवर कर चुके हैं। जो सारी जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताए थे वो हम सारे कवर कर चुके हैं। 1.0 कवर हो चुका है आपके पास, 1.1 भी कवर हो चुका है, 1.2 भी कवर हो चुका है और 1.3 भी कवर हो चुका है। एग्जैक्ट पीएमडीसी सिलेबस जो आपके पास था उसी से मैंने आपको बताया है सब कुछ। अब आते हैं प्रैक्टिस शीट की तरफ। इंस्ट्रक्शन मैंने दी हुई है, आपको बेस्ट आंसर चूज करना है और हर क्वेश्चन की 1 मार्क है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग मैंने नहीं रखी। आई होप आप ऑनेस्टली इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी एआई, जीपीटी, जेमिनी और कोई भी गूगल सोर्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपकी जंग है और आपको ही लड़नी है, तो कोशिश करें खुद से सच्चे रहें। और गलत होता है तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, अभी गलत हो तो अच्छी बात है, आप समझ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये है तो क्यों है। जल्दी से आप ये मुझे बता दें। हर आपके पास जो है इसके अंदर तकरीबन आपके पास जो है वो टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे, 10 मार्क हैं इस प्रैक्टिस शीट के अंदर, और हर एमसीक्यू में आपको देना है 0.5 सेकेंड। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जब एमडीकेट आएगा तब आप इजीली वहां पर जाएंगे तो बेहतर से सॉल्व कर पाएंगे विद इन अ 0 पॉइंट, सॉरी इसको थोड़ा बढ़ाएं, नॉट अ 0.5 सेकेंड बट इट शुड बी द 5 सेकेंड, या चलें 10 सेकेंड कर लें अभी के लिए, नहीं 5 सेकेंड ही सही है। ठीक है, क्योंकि अगर डेली हम 5 सेकेंड रखेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली बॉडी उसको डेवलप कर लेगी। तो 5 सेकेंड देना है हर क्वेश्चन को, उससे ज़्यादा नहीं देना। सब कुछ मैंने बता दिया है, उसी से ही आपके पास है, कोई भी आउट ऑफ मैंने नहीं दिया। चलें, फर्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि अ पेशेंट हैज ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 180 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, नॉर्मल जो आपके पास ग्लूकोज लेवल होती है वो मैंने आपको बता कर रखी है कि 70 टू 110 मिलीग्राम पर डीएल होती है। ठीक है, which component of homeostatic control is first activated? वही चीज मैंने आपको बताए थे, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, और उसी से ही एमसीक्यूज आया हुआ है। हाँ जी। सॉरी फॉर दैट। सो चले मैं ही बता देता हूँ आपको। हम्म, जी बिल्कुल सही, आप सही हैं। और ओके गुड, तकरीबन आपके पास टी चेक इट, गुड, परफेक्ट परफेक्ट सही है आपके पास, तुमने बता दिया। सो गुड, ऑलमोस्ट आपके पास
जितने भी बच्चे हैं उनमें से 95% बच्चों का सही हुआ है, बाकी जो 5% है उनका रॉन्ग हुआ है, शायद उन्होंने स्टेटमेंट सही नहीं पढ़ी। आपके पास ये कह रहा है कि आपके पास एक पेशेंट है जिसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आपके पास है वो कितनी है, 180 मिलीग्राम, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। ये आपके पास किसकी है, ये आपके पास है पेशेंट की। आप सोचिए आप एक डॉक्टर हैं और आप एक हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके पास एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, माय ग्लूकोज लेवल इज 180 मिलीग्राम पर डीएल। और आप सोचते हैं कि जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो होनी चाहिए थी 70 टू 110 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है। तो नॉर्मल तो इतनी होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर पेशेंट की जो है आपके पास वो बहुत ही ज़्यादा है, दैट मीन 180 मिलीग्राम पर डीएल बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास जो होम्योस्टेटिक कंट्रोल होगा वो कौन सा कंपोनेंट पहले एक्टिवेट करेगा, क्या इफेक्टर करेंगे, क्या कंट्रोल सेंटर होगा, या रिसेप्टर होगा, या सेट पॉइंट होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप सही हैं। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा होगा, यहाँ पर आपके पास होगा रिसेप्टर्स, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ टेम्परेचर का, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे चेंज को। इन दिस केस पेनक्रियाटिक बीटा सेल रिसेप्टर, अभी आप इस चीज को छोड़ें, बट आपको बता रहा हूँ कि पेनक्रियाटिक बीटा सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं एलिवेटेड ग्लूकोज को। उसके बाद वो कंट्रोल सेंटर में जाती है, हाइपोथैलेमस या पेनक्रियास, फिर वो कंपेयर करता है सेट पॉइंट, फिर इफेक्टर बाद में आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन सब बच्चों ने कहा है वो है आपके पास रिसेप्टर्स, ठीक है। सेकंड देखें, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही लंबे टाइम तक। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग व्हिच होम्योस्टेटिक वेरिएबल इज primarily डिफेंडेड बाय द बॉडी। हाँ जी, तो जब आप ज्यादा देर तक फास्टिंग करते हो, मतलब खाना नहीं खाते, या हम सिंपली कहें तो हम रमजान में फास्टिंग करते हैं, रोजा रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमें ग्लूकोज चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो हमें मिलती नहीं। तो बॉडी क्या करता है, कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, पूरा करता है पूरा दिन, वो बेसिकली आपके पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर आपके पास आप सब ने सही आंसर दिया है, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो फास्टिंग के टाइम पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस जो आपके पास है वो एक्टिवेटेड होती हैं। ये चीज मैं आपको बता दूं, दो टर्म्स, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और आपके पास है, सॉरी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और मैंने क्या कहा आपके पास, ग्लूको ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये दोनों टर्म्स डिफिकल्ट हैं बट आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक करना, ऐसे ही पढ़ा है ना आपने, ब्रेक करना, तोड़ना। तो ये क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर ग्लाइकोजिन टूटता है, ब्रेक होता है। जब टूटता है तो आपको सबको पता है कि क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जब यहाँ से ग्लूकोज बनता है, फिर यहाँ पर भी देखें ग्लूको नियोजेनेसिस, यहाँ पर भी आपके पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब यहाँ से भी ग्लूकोज आया, यहाँ से भी आपके पास ग्लूकोज आया, तो यहाँ से आपके पास बॉडी क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे देखें, अब माउंट, ओके, अब माउंटेनियर, मैं इसको कर दूं जूम, सही है। अब माउंटेनियर एट 8,000 मीटर एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पर देखिए वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन आ गया है ना, मैंने बताया था आपको, याद है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, एग्जैक्टली। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन जो आपके पास होती है क्या हो जाती है, ब्लड वेसल जो आपके पास होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। एक होता है डायलेशन जिसमें उसकी विड्थ इंक्रीज कर जाती है, बट कॉन्स्ट्रिक्शन में आपके पास कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है।
ठीक है। तो आपके पास ये कह रहा है कि आपके पास एक माउंटेन है, चला गया। तो आपके पास बेसिकली क्या है, एक माउंटेन है, ठीक है। और इस माउंटेन पर आप हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर खड़ा कर देते हैं एक बाइक को, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाइक खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये है आपके पास। यहाँ पर जो हाइट आपके पास गिवन है, वो कह रहा है कि आपके पास ये जो है भाई, ये आपके पास बेसिकली 8,000 मीटर, 8,000 मीटर एल्टीट्यूड ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपके पास ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसको क्या हो जाता है, इसके ये मेडिकल कंडीशन है, याद रखना। जब भी आप ऊपर जाते हैं ना, माउंटेन जो माउंटेनियर्स होते हैं, बड़े बड़े टैटू आपके पास डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन पर चढ़ते हैं ऊपर, तो बेसिकली क्या हो जाता है, ब्लड वेसल उनकी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, ठीक है। तो उनकी ब्लड वेसल जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि कौन सा ये कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस का जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों कर रही है। हाँ जी, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों कर रही है, सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एज अ डॉक्टर आपको बहुत ही डीपली जाना पड़ता है। जब आप डॉक्टर बनेंगे तो वहां पर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जब भी आपके पास पेशेंट आए तो उसकी जो डिजीज है, उसके रूट कॉज आपको पता होनी चाहिए कि डिजीज का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई है और कैसे हुई है, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से इस पेशेंट को डिजीज हुई है। इतना डीपली आपको जाना पड़ेगा। तो आपको मैं क्वेश्चन भी इस तरह से दे रहा हूँ ताकि एमडीकेट में जो आपके पास टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देती हैं। और मोस्टली जो आगा खान है आपके पास, वीआईपी टाइप के क्वेश्चन देती है इस तरह के, ठीक है, जो कि आपके लॉजिक्स, आपको आपके लॉजिक्स देखना चाहती हैं कि आप डॉक्टर बनने के लायक हैं भी सही या नहीं, ठीक है। तो इट्स अ बेटर कि आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ें, समझें कि वो आपसे कह क्या रहा है। जब तक आप पेशेंट की बात को, उसकी डिजीज को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। So that's why there's the only reason, if you wanted to be the best doctor, you must have the every and possible thing about that disease. Similarly, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि वो कहाँ जा रहा है आपके पास, वो जा रहा है ऊपर की तरफ। कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर हम जाते हैं बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की तरफ, तो क्या होता है, आपके पास टेम्परेचर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर नीचे होने का मतलब है आपके पास क्या होता है, कोल्ड स्टार्ट हो जाती है, ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह आप गए होंगे मरी, तो वहां पर बड़े बड़े आपके पास माउंटेन्स नजर आएंगे। आप जैसे ऊपर चलते जाओगे वैसे आपको ना ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो कोल्ड की वजह से बॉडी को क्या चाहिए, अब कोल्ड का मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे गिर रहा है, डाउन हो रहा है। अब बॉडी को हीट चाहिए, तो हीट चाहिए तो आपके पास शिवरिंग तो होगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिया है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को। तो आपको मैंने बताया कि जो ब्लड वेसल है वो श्रिंक करती हैं। बेस्ट वर्ड श्रिंक नहीं है, बेस्ट वर्ड आपके पास होगा यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। ब्लड वेसल जब आपके पास कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर हीट होती है वो हीट कंजर्व हो जाती है। वो हीट आपके पास क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर जो हीट कंजर्वेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये आपके पास बेसिकली कौन करवाता है, एग्जैक्टली ये आपके पास बच्चे करवाता है इफेक्टर्स। कौन करवाते हैं, इफेक्टर्स करवाते हैं। और इफेक्टर्स आपके पास क्या है, एक
होम्योस्टेटिक कंपोनेंट है, वो ही आपसे पूछ रहा था। देखा कैसे आपने लॉजिक को बिल्डअप किया और आप फाइनली अपने आंसर तक पहुंच गए, दैट इज होम्योस्टेटिक कंपोनेंट इफेक्टर। तो यहाँ पर आपके पास ये जो हो रहा है बेसिकली इफेक्टर के रेस्पॉन्स के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखें, विच स्टेटमेंट अबाउट सेट पॉइंट इज इनकरेक्ट। सेट पॉइंट का मतलब होता है नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन ए देखें, इट रिप्रेजेंट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ रेगुलेटेड वेरिएबल। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है इनकरेक्ट, जो कि गलत स्टेटमेंट है वो फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो कह रहा है कि भाई ये जो आपके पास सेट पॉइंट है ये ऑप्टिमल वैल्यू है, मतलब ये आपके पास नॉर्मल वैल्यू है, मतलब एक रेंज, एक सर्टेन आपके पास वैल्यू है, इससे कम या ऊपर से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है इट कैन बी रीसेट इन सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जी बिल्कुल, सेट पॉइंट फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर 37 से 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हम वापस जो है उसे 37 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग करके, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंजिंग करके। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है इट इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर। बिल्कुल, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो आपके पास रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी कह रहा है इट रिमेन्स एब्सोल्युटली कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। क्या सेट पॉइंट आपके पास कांस्टेंट ही रहता है थ्रू आउट लाइफ? क्या आप अगर माउंटेन में जाएंगे ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर कैटू की चोटी पर, ठीक है, तो जब आप वहां पर पीक पॉइंट पर पहुंचेंगे क्या आपका टेम्परेचर वही रहेगा जो नीचे था? एग्जैक्टली exactly. तो ये बात आपके पास रॉन्ग है, और हमें क्या फाइंड करना था, हमें रॉन्ग फाइंड करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने थे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन। ऑप्शन इसके बाद देखें फिफ्थ नंबर, ये आपके पास नंबरिंग गलत हो गई है ना, ठीक है ठीक है। ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अ fever ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस डेवलप आफ्टर इन्फेक्शन, व्हिच मैकेनिज्म एक्सप्लेन दिस। ओके, तो ये चीज इस तरीके से समझें, आपके पास एक बच्ची है जिसका नाम है आपके पास परीक्षा, ठीक है। इस बच्ची का जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो क्या था, वो था 37.4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस बच्ची को क्या हो गया, अल्लाह ना करे, बट इस बच्ची को आपके पास इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोल्ड लग गया, जिसकी वजह से ये जो बच्ची है परीक्षा का जो टेम्परेचर हो गया आपके पास वो 39 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, और ये जो टेम्परेचर बढ़ा है बेसिकली पायरेक्सिया या हम कहते हैं फेवर की वजह से हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि कौन सा मैकेनिज्म है जो कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, मैकेनिज्म का नाम बताएं, कौन सा है जो कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ जी, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। अब मैंने इतना कुछ बता दिया आपको, क्या हो रहा है यहाँ पर वो देखें, टेम्परेचर को देखें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेचर देखें 37.4 था बच्ची का, अब हो गया 39 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या हुआ है आपके पास, चलो और मैं आपके लिए आसानी करता हूँ, ठीक है। अब तो बता दें, टेम्परेचर आपका मैंने बता दिया ज़्यादा है, ठीक है। अब बता दें क्या हुआ है। हाँ जी, चलो और आसान कर देता हूँ, जो सेट पॉइंट है आपके पास वो क्या है, वो 37.4 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बता दें क्या हो। एग्जैक्टली, गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी जो थर्मल, यानी जो टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट से बढ़ चुका है, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसके अंदर रॉन्ग है। फेल्यूर ऑफ थर्मो रेगुलेशन ये भी गलत है, इंक्रीज हीट लॉस मैकेनिज्म ये भी गलत है, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट ये भी रॉन्ग है। आगे आपके पास 6 नंबर,
which scenario represent positive feedback rather than negative feedback? ये देखें, अभी हमारे पास हमने नहीं पढ़ा हुआ, अभी हमने इन्हें टच भी नहीं किया हुआ, बट मुझे यकीन है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था कंपोनेंट के अंदर सारा फीडबैक बताकर। ठीक है, बहुत ही रिलैक्स होकर पढ़े, आपसे आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव फीडबैक शो कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो फीडबैक दिए गए हैं ऑप्शन के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव, बट हमें क्या बताना है, हमें बताना है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। पॉजिटिव फीडबैक वो होता है अगर आपके पास चेंजिंग ज़्यादा हो, अगर आपके पास चेंजिंग बढ़े, तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी के अंदर भी वो चेंजिंग बढ़े। नेगेटिव का मतलब वो होता है अगर आपके पास चेंजिंग बढ़े, तो आपके पास जो बॉडी है वो उसको कम करने की कोशिश करे। ठीक है, अब ऑप्शन ए में कह रहा है कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन आफ्टर स्टैंडिंग। देखिए, जब हम सोए हुए हैं और अचानक से हम उठते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा खड़े हो जाते हैं, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है आपके पास? बढ़ जाता है। लेकिन ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बेसिकली द नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, जैसे ही हम खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर आपके पास जो रेगुलेशन होती है वो आपके पास बेसिकली क्या होती है? ये एक नेगेटिव फीडबैक होता है। ये आपके पास एक नेगेटिव फीडबैक होता है। और आपके पास नेक्स्ट है ऑप्शन सी में देखें, ब्लड टेम्परेचर मेंटेन 37, ये भी नेगेटिव होता है। ठीक है, जब आपके पास टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बॉडी उसको वापस 37 डिग्री सेल्सियस करती है, तो ये एक नेगेटिव है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो भी आपके पास क्या है? नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन ब्लड क्लॉट कैस्केड जो आपके पास होता है, ये होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, ब्लड क्लॉटिंग इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक दैट मीन एम्पलीफाइज द रिस्पॉन्स अंटिल क्लॉट फॉर्म्स। ठीक है, ऑल अदर्स, हियर यू कैन सी दैट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, all others are the negative feedback. That mean it opposes the change to restore the set point. So positive feedback आपके पास कम दिखाई देते हैं बॉडी के अंदर। They are mostly rare but essential for the process that need computation. ठीक है, नेक्स्ट चले। एंड सॉरी फॉर दैट, मुझे आपके पास मोस्टली लैंग्वेज उर्दू कम आती है, और नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है और मेरा जो कॉलेज है, यहाँ पर भी हम मोस्टली उर्दू में कम ही बात करते हैं। सो अगर कहीं पर मुझसे मिस्टेक हो जाए उर्दू में बोलना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, but I try my best to explain each and everything in Urdu for your convenience. Okay? No, I am not a student. I am नहीं, पर्सनल चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, सॉरी फॉर दैट। आगे चले एमसीक्यूज नंबर 7 पर। अ पेशेंट विथ डायबिटीज इंसिपिडस। सर ये क्या चीज़ है? देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन इन डायबिटीज पेशेंट। मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ, बट वेट फॉर इट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडीएच का। एडीएच जो आपके पास होता है, इट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और हार्मोन हम कहाँ पर पढ़ते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। गुड। तो एडीएच बेसिकली इट इज द की हार्मोन ऑफ फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ये चीज बहुत ही जरूरी है कि एडीएच की हार्मोन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। सर ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ऑस्मो रेगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द सोल्यूट एंड द वाटर विल बैलेंस। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसे बैलेंस करती है बॉडी।
और उसके लिए कौन कौन से होते हैं, किडनी होता है आपके पास, स्किन होते हैं, लंग्स होते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो जो वाटर रीअब्सॉर्प्शन होती है किडनी के अंदर, आपके पास क्या होता है किडनी के अंदर, किडनी के अंदर क्या होता है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। जब पानी ज़्यादा हो बॉडी के अंदर तो मैंने बताया वो रिमूव होता है, अगर पानी कम हो तो आपके पास क्या होता है, रीएब्सॉर्ब होता है। रीएब्सॉर्ब, स्पेलिंग गलत हो चुकी है। तो वाटर की जो रीअब्सॉर्प्शन है वो किडनी करती है। सबसे पहले मैंने बताया एडीएच के बारे में, अगेन देख ले एडीएच क्या होता है आपके पास, सर एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, सर इसका मतलब है ये ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। सर कैसे काम करता है, सर ऐसा हमारे पास जो है वो किडनी, सर किडनी एक आपके पास ऑर्गन है जो कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाती है, और ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाती है सिर्फ इसी की वजह से, इसी हार्मोन की मदद से ये आपके पास वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाती है, ठीक है, इस हार्मोन की वजह से, ठीक है। अगर आपके पास इस एडीएच की क्या हो जाए, अगर आपके पास इस एडीएच की हो जाए डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कहते हैं कम को, इसकी अमाउंट कम हो जाए बॉडी के अंदर, डेफिशिएंसी के पास ये कम हो जाए एडीएच आपकी बॉडी के अंदर, एज अ रिजल्ट क्या होता है आपके पास, एग्जैक्टली व्हाट्स डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, ये चीज अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जब एडीएच की कमी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विदाउट एडीएच kidneys cannot reabsorb water, and remember it that it leading to the massive dilute urine and disrupted the waters and solute balance। तो अगर आपके पास एडीएच ना हो या आपके पास कम हो तो किडनी आपके पास वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा होता है। जब वाटर ज्यादा होगा तो आपके पास यूरिन जो होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, यूरिन में ज्यादा वाटर होगा, जिसकी वजह से वाटर और सोल्यूट दोनों की जो अमाउंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। दैट्स वाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब पेशेंट है डायबिटीज इंसिपिडस वाला, तो उसके अंदर जो होम्योस्टेटिक वेरिएबल है, 3 वेरिएबल बताए थे, वाटर, सोल्यूट और टेम्परेचर, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, एग्जैक्टली ऑप्शन बी प्रोसेस है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। कौन सा प्रोसेस आपके पास डिस्टर्ब हो रहा है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब आगे चलते हैं, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से पढ़ें एंड सॉल्व करने की कोशिश करें। I'm sorry for that. I'm trying my best from the last day and आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, एंड अभी मेरी तबीयत ऐसी है कि बस पूछिए ही ना आप, बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। सो यहाँ पर 8 नंबर में देखें, 8 नंबर में आपसे कह रहा है कि ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज मसल पीएच ड्रॉप फ्रॉम 7.4 टू 7.1। देखिए जो पीएच होता है आपके पास, अगर आपको नहीं पता तो पीएच बेसिकली, जो पीएच आपके पास होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को समझ लें, एज एन एग्जांपल जस्ट हाइड्रोजन आयन, जिनको नहीं पता जरा सा भी जस्ट समझें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपके पास जो मसल्स होते हैं, वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, just assume that
ये आपके पास आपकी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, ठीक है। तो जब आपके पास जो मसल्स होते हैं और वो इंसान जो आपके पास क्या करते हैं, ठीक है, आपके पास एक यहाँ पर है और ये आपके पास बेसिकली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा करता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो हमने इसके मसल्स को लिया और इसको यहाँ पर हमने माइक्रोस्कोप में देखा। जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो इसके मसल्स के अंदर जो पीएच लेवल थी वो क्या थी आपके पास, वो हमने देखी 7.4 से लेकर 7.1 थी, ठीक है। और 7.4 से 7.1 क्यों हुई? ये हुई है बेसिकली यहाँ पर आपके पास कुछ एसिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, समझिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो बेसिकली लैक्टिक एसिड है। जब ज़्यादा एक्सरसाइज होती है तो पीएच ड्रॉप होती है 7.4 से 7.1, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ सिस्टम रेस्पॉन्स फर्स्ट, कौन सा सिस्टम पहले रेस्पॉन्स करेगा? आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये आपके पास कुछ हार्डेस्ट लेवल का एमसीक्यूज मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, सिंपली एक्सप्लेन कर दूं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास वो बेसिकली होगा बी ऑप्शन, ठीक है। प्रोटीन बफर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं हिस्टिडाइन रेजिड्यू। के बारे में आप ज़्यादा ना जाने तो अच्छा है, बट मैं आपको बता दूं कि इन योर मसल सेल्स बेसिकली प्रोटीन बफर सिस्टम होता है, जो कि इमोडलाइज ग्रुप ऑफ हिस्टिडाइन होता है प्रोटीन में, जैसे हम हीमोग्लोबिन एंड मसल प्रोटीन पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रिस्पॉन्स करता है विद इन अ सेकेंड। बाइकार्बोनेट एक्ट करता है ब्लड के अंदर, कुछ माइन्यूट होते हैं। रेस्पिरेटरी कंजन्स आपके पास कंपनसेशन जो होते हैं वो मिनट्स लेता है, और रीनल आपके पास कुछ आवर्स लेते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो बीटा ऑप्शन है, ठीक है। आगे चले, आगे आपके पास है 9th नंबर, विच स्टेटमेंट अबाउट नर्वस सिस्टम वर्सेस एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेटिक इज करेक्ट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको दो सिस्टम बताए थे जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस को हम कंट्रोल कर पाते हैं, वो होता है आपके पास नर्वस और एंडोक्राइन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों के बारे में क्या चीज़ जो है वो करेक्ट है, सही लिखी हुई है, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कोशिश करें आप नीचे से स्टार्ट करें। नीचे से स्टार्ट करने का क्या मतलब है कि डी से स्टार्ट करें और फिर सी की तरफ जाएं, फिर बी की तरफ जाएं, फिर ए की तरफ जाएं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जो लॉजिक प्रोफेसर्स यूज करते हैं वो ये करते हैं कि ए, डी या सी के अंदर कोई ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा ही होता है। सो इट्स बेटर कि हम डी से स्टार्ट करें। डी में कह रहा है कि एंडोक्राइन कंट्रोल कैन नॉट बी मॉड्यूलेटेड बाय नर्वस इनपुट। एंडोक्राइन कंट्रोल कैन नॉट बी मॉड्यूलेटेड बाय नर्वस इनपुट, मतलब जो एंडोक्राइन है आपके पास, एंडोक्राइन सिस्टम में जो हम रेस्पॉन्सेस करते हैं वो नर्वस में उसका कोई भी रोल नहीं होता, उसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये चीज़ गलत है। अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई हार्मोन की कंसंट्रेशन अमाउंट कम हो जाता है, तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ पर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो ही मॉड्यूलेट करता है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट बात कर दी कैन नॉट, तो ये फिर आपके पास गलत है। आगे चलकर आप देखोगे कि नर्वस सिस्टम भी आपके पास इन्वॉल्व होता है, वो मॉड्यूलेशन करता है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि नर्वस कंट्रोल कैन एक्टिवेट एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेस, यानी जो नर्वस कंट्रोल है वो एक्टिवेट कर सकता है एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेस को, जिससे हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन। अगर आपको याद हो तो हम पढ़ेंगे या हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था आपने, न्यूरो एंडोक्राइन, दोनों में इसका रोल होता है। तो ये चीज़ आपके पास बिल्कुल सही है कि नर्वस कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट करता है आपके पास एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेस को। अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोन कम है तो वो बेसिकली नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है
और एज ए रिजल्ट आपके बॉडी को रिस्पॉन्स देना पड़ता है बाय इंक्रीजिंग द हार्मोन कंसंट्रेशन थ्रू द इफेक्टर्स। यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन होगा राइट। आगे देखें बी में, देखें क्या कह रहा है, एंडोक्राइन कंट्रोल इन्वॉल्व न्यूरोट्रांसमीटर सेटिंग ऑन आयन आर्क एनिमल आयन चैनल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि एंडोक्राइन जो होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, आयन चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज तो मैंने बताई थी कि कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोक्राइन, तो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा आपके पास, ऐसे ही ना। इसी तरह ए में देखें कि नर्वस कंट्रोल ऑलवेज प्रोड्यूस स्लोअर बट लॉन्गर लास्टिंग रिस्पॉन्स, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था नर्वस जो होता है आपके पास वो फास्टर रिस्पॉन्स देता है और कुछ सेकंड्स के अंदर देता है, लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स देता तो है बट ये फास्टर रिस्पॉन्स देता है। ये चीज आपके पास जो है वो एंडोक्राइन से रिलेटेड है एंड नर्वस कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आपके पास रॉन्ग है। हमें करेक्ट फाइंड करना था, तो करेक्ट आपके पास सी ऑप्शन है। 10 में कह रहा है अ प्री मेच्योर इन्फेंट लेक एडवोकेट ब्राउन एडिपोज टिश्यू व्हिच थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म वुड बी मोस्ट कंप्रोमाइज्ड। हाँ जी, हाँ जी, नहीं पता आपको? चलो मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है और वहां पर एक बच्चा है, ठीक है, न्यू इन्फेंट, प्री मेच्योर न्यू इन्फेंट बोलते हैं हम इसे, प्री मेच्योर इन्फेंट, ठीक है। इसकी अभी अभी बर्थ हुई है, जो अभी अभी दुनिया में आया है, जिसने फर्स्ट टाइम आंखें खोली है दुनिया में, ऐसे समझे हम उन्हें कहते हैं प्री मेच्योर इन्फेंट, ठीक है। तो प्री मेच्योर इन्फेंट जब आता है बेसिकली, तो क्या वो शिवर कर सकता है? क्या वो शिवरिंग कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अभी वो दुनिया में अभी भी आया है, उसकी बॉडी इतनी डेवलप नहीं हुई पड़ी। तो दैट्स व्हाई इनके पास होता है बेड। क्या होता है? ये मोस्टली रिलाई करते हैं बेड के ऊपर। ये बेड आपके पास वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये बेड है आपके पास BAT वाला, ठीक है, BAT। BAT इसका मतलब है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो ये जो प्री मेच्योर इन्फेंट बच्चे होते हैं, आपकी आसानी के लिए बेबी कह रहा हूँ, बट ये बेबी नहीं कहलाते, जब आप आओगे तो वहां पर पढ़ोगे कि प्री मेच्योर इन्फेंट बोलते हैं। तो जहाँ पर आपके पास ये मोस्टली रिलाई करते हैं, जिसके ऊपर ये रिलाई करते हैं, ब्राउन, ये रिलाई करते हैं आपके पास ब्राउन एडिपोज टिश्यू के ऊपर, पेट के ऊपर, ठीक है। और यही आपके पास क्या करवाते हैं, शिवर करवाते हैं, इनमें शिवरिंग करवाते हैं। अगर ये आपके पास ना हो तो ये बच्चे भी शिवरिंग नहीं कर पाते। इनका मोस्टली जो रिलाई या होता है वो हेवीली इसी ब्राउन एडिपोज टिश्यू के ऊपर होता है। तो प्री मेच्योर इन्फेंट जिनके पास ये आपके पास कम होता है, तो वो हाई रिस्क पर होते हैं, उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाए, ठीक है। जिन बच्चों के पास ये आपके पास कम होते हैं, इनसफिशिएंट होते हैं, तो हायर चांस है उन बच्चों को हाइपोथर्मिया हो जाए। हाइपोथर्मिया का मतलब उनका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है आपके पास एक प्रीमेच्योर इन्फेंट है, एक प्रीमेच्योर इन्फेंट है, लेक मतलब कम या ना होने के बराबर, लेक एडुकेट ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जिनके पास BAT यानी ब्राउन एडिपोज टिश्यू कम है, एडवोकेट, लेक एडवोकेट ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस इसमें कंप्रोमाइज होगा, ठीक है। वेजोडाइलेशन, आपको पता है कि वेजोडाइलेशन नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करवाते हैं, मैंने बताया टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। शिवरिंग जब होती है तो टेम्परेचर हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो वेजोडाइलेशन का मतलब हीट को लॉस करवाना, बट यहाँ पर हमें हीट जनरेट कर रहे हैं, तो वेजोडाइलेशन कैसे होगी? स्वीटिंग भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम हीट को जनरेट करवाना चाह रहे हैं। स्वीटिंग के थ्रू तो लॉस होती है, फ्लो इरेक्शन के थ्रू भी लॉस होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपके पास, दैट इज
नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास ब्राउन एडिपोज टिश्यू कम होंगे तो टेम्परेचर भी बच्चे का कम होगा। ठीक है, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर हो जाएगा बॉडी का, हीट जनरेट नहीं कर पाएगा बच्चा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका मोस्टली जो शिवरिंग का प्रोसेस होता है वो मसल्स के ऊपर हो जाता है। बट अगर प्री मेचर इन्फेंट बच्चा है तो वो मोस्टली रिलाई करेगा इन्हीं ब्राउन एडिपोज टिश्यू के ऊपर। अगर वो ज़्यादा होंगे तो मोस्टली चांसेस है कि बच्चा इजीली हीट को जनरेट कर सकता है। अदरवाइज देयर विल बी अ सीरियस consequences of it. दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इसके नीचे आंसर कीज भी लिखी हुई हैं, आपको देख सकते हैं, मैच करके लेना आखिर में, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ चुका हो। एंड ये सारी जो टॉपिक्स हैं आपके पास, आज लेक्चर 1 था, आपके पास ये कवर हुआ। इंशाल्लाह जैसे अब हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए लेक्चर से रिलेटेड या आपको, बट नोट्स में आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। द रीज़न इज़ दैट ये नोट्स आपके पास हम प्रोवाइड नहीं कर सकते अभी तक। जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के सीईओ हैं, ठीक है, अगर आपको क्लियर करूँ तो आप मोस्टली इन्हें जानते हैं एमडीकेट मैन के नाम से। ठीक है, वो हमें अलाउ नहीं कर रहे नोट्स आउट करने के लिए, बिकॉज बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं कि जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, बट पीछे बच्चे जो है वो सोल कर देते हैं, सेल कर देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम नोट्स आउट नहीं कर रहे। ठीक है, और हमारे पास जो टीम थी उनमें से कुछ टीम का ये भी ओपिनियन था कि बच्चे अगर खुद से नोट्स बनाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ईज़ी होगा कि जो चीज़ें जब वो खुद लिखते हैं तो वो उनको जल्दी याद होती है। ठीक है, जो भी चीज़ आपने अपने हाथ से लिखते हैं वो आपको जल्दी याद होती है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। लास्ट रीज़न आपके पास यही था कि क्यों हम नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि आप खुद मेहनत करें, खुद नोट्स बनाएँ, ताकि आपका जो काम है आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में रहे। ठीक है? दैट्स व्हाई हम नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है? बाकी जो चीज़ें हमसे हो रही हैं वो हम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। ठीक है? ये भी नोट्स बनाने में जो मेहनत लगती है आपको आइडिया नहीं है, बट पीछे बैकएंड पर हम बहुत ही मेहनत करते हैं। ठीक है? ये नोट्स ऐसे नहीं बनते। तो आई होप जिन बच्चों ने अच्छे से लेक्चर सुना हो एंड तक, उनके लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। एंड मुझे यकीन है कि बच्चे आप कर सकते हैं। बस आप खुद पर यकीन नहीं रखते हैं, आप लोगों की बातों पर यकीन रखते हैं जो आपसे बोलते हैं कि आप तो नहीं कर सकते, आप इस काम के लिए कभी बने ही नहीं हैं। तो आप ऐसे लोगों पर क्यों यकीन करते हैं? क्या आपके लिए वो लोग सबसे ज़्यादा कीमती हैं या आपका फ्यूचर आपके लिए कीमती है? ये सोचना ज़रूर आप एक दिन बैठकर। तो अगर आपका लाइफ, आपकी फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, देन जस्ट स्किप द पीपल जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कर पाए तो वो समझ रहे हैं कि आप भी नहीं कर पाएँगे। बट आपको यकीन है तो आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जाएँ, मेहनत करें, आज का जो लेक्चर पढ़ा है उसे रिवाइज़ करें और कल के लिए रेडी होना, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वेरी सून। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।